अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ, मैं हूं आशिया खान। आज हम बातचीत करेंगे जो न्यूली जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनसे। हम आपको बता दें, जो जम्मू कश्मीर रहबर तालीम फ़ोरम थी, अब उसका नाम बदलकर जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन रखा गया है। तो उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ भूपिंदर सिंह जी जुड़ते हैं, तो हम आज इनसे ख़ास बातचीत करेंगे जो जम्मू कश्मीर के टीचर्स हैं उनके मुद्दों के बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जिस तरह से 10+2 लेक्चरार्स हो गए, रमसा टीचर्स हो गए, फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हो गए, जिसको हम रहबरे खेल बोलते हैं, अगर हम देखें तो आज वो सारे अपने अपने हक़ों के लिए सड़कों पर है। तो आप इन सब मुद्दों को किस तरह से देखते हैं कि अगर क्वालिटी देखी जाए और क्वांटिटी देखी जाए, उसमें कोई कमी नहीं है, जो हमारे टीचर्स हैं यानी शिक्षक हैं, तो आज उनको अगर हमारे देश के शिक्षक को ही सड़क पर आके अपने हक़ की मांग करनी पड़ेगी, तो आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? जो हमारा नेशन बिल्डर जिसको कहा जाता है, उन्हीं के जो हमें तालीम देते हैं, उन्हीं की मांगें अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने जो इनके बारे में कहा, जितने भी हमारे जो कर्मचारी हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि इनको शीघ्र जो इनकी समस्या हैं वो हल करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से सारे लोग वहाँ से निकलते हैं। चाहे कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई हमारा साथी हेल्थ में जाएगा, मीडिया में आएगा, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। और शिक्षा का ये हाल है जम्मू कश्मीर में कि शिक्षा अलग अलग जो सेक्टर्स हैं इसके, चाहे आप टीचर्स ले लीजिए, चाहे आप कंट्रैक्चुअल टीचर्स ले लीजिए, चाहे आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर्स ले लीजिए, चाहे आप हमारे जो ये जो फिज़िकल टीचर्स हैं, सारे प्रोटेस्ट पे हैं। जब आपका पूरा तंत्र ही प्रोटेस्ट पे है शिक्षा विभाग का, तो आप कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हैं? क्यों प्रोटेस्ट पे हैं जी? जानबूझ के तो नहीं प्रोटेस्ट में। जब हमें कोई गाली नहीं निकाल रहा है, हमें गाली निकाली, हम प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों को आपने पहले लालच दी, हम आपको लगाएंगे। आप लोग जो सिस्टम में बैठे हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आइए। सरकार को, जो लोग सत्ता में होते हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आपके मीडिया के माध्यम से, कि उनको ऐसी पॉलिसीज़ लेके आना चाहिए कि नौजवान यूथ जो रजिस्ट हुआ है वो प्रोटेस्ट करे ही नहीं। जब एक बच्चा, एक बच्ची, हमारा एक भाई, हमारा एक बहन किसी भी विभाग के अंदर लगा है, जब वो मेहनत और लगन से 1 महीने के बाद उसको सैलरी मिल रही है, उसको पता है कि मैंने 20 साल 30 साल काम करना है, जब आप उसको 6 महीने के बाद निकाल देंगे, तो जो बच्चे उसके पास पढ़ रहे हैं वो क्या सोचेंगे? हमारे टीचर को जी निकाल दिया। बच्चे क्या सोचेंगे? मुझे बड़ी बात मैं पूछना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से उन लोगों को जिन्होंने ऐसे प्लान तैयार किए हैं कि आपने उस शिक्षक को, स्पेसिफिक रमसा टीचर्स हैं मोस्ट क्वालिफाइड, मेरी बात होती है उनसे, मोस्ट क्वालिफाइड, आपने उनको निकाला है। जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, उन बच्चों के दिमाग में क्या सोच हो कि कौन लोग हैं जिन्होंने इनको निकाला है, कौन लोग थे जिन्होंने इनको लगाया है? हम आज़ादी की बात करते हैं, हम आज़ाद तो हैं, हमारा बहुत अच्छा देश है भारत, लोकतांत्रिक देश, लेकिन ऐसी पॉलिसीज़ कौन लेके आता है? क्यों लेके आते हैं? और हमारे, आपने देखा बहुत सारे हमारे दूसरे विभागों में जो लोग लगे हैं, चाहे वो पीडीडी की बात करें, पीएचई की बात करें, हमारे बहुत से नौजवान साथियों ने सुसाइड किया है। जी, डेली वेजर्स, कईयों की डेथ हुई है बेचारों की, और कोई एसआरओ नहीं मिला उनके घर वालों को, परिवार वालों को। ये पॉलिसीज़ किसने बनानी है? और सारा समाज कर्मचारियों को मिला के बनता है, क्योंकि कोई भी आप ले लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई विभाग, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, कोई भी ले लीजिए, हर एक विभाग के अंदर जो कर्मचारी है जिस स्कीमों को इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी स्कीम सरकार की तरफ से आती है, लेकिन इनको क्या मिलता है लास्ट में? ना सैलरी टाइम की मिलती है, ना इनके फ्यूचर का पता है, इनका भविष्य आगे क्या है। आज हम कैसे हैं, कल हमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, आज रोटी खाइए कल मिलेगी नहीं मिलेगी। आज अगर हमारे घर में बूढ़े माँ बाप बीमार हैं, दवाई लेनी है नहीं लेनी है, पैसे नहीं होंगे, कहाँ से लेनी है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को और जो हमारे सिस्टम में लोग होते हैं उनको चाहिए कि इनके लिए ठोस पॉलिसीज़ लेके आए, इनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए कि जितने भी ये हैं, चाहे स्पेसिफिक रमसा टीचर्स, चाहे रहबरे खेल हमारे हैं, चाहे हमारे एनवाईसी के अंदर जो लोग लगे हैं अलग अलग जगहों पे जिनको रजिस्टर किया है, आप इनको जल्दी रेगुलाइज कीजिए। अगर मैं 10+2 लेक्चरार्स की बात करूं, 2017 से वो लगातार एग्जीबिशन ग्राउंड में प्रदर्शन कर रहे थे। कई बड़े बड़े लीडर्स उनके पास मिलने गए, इवन कि हमारे एमपीज़ भी मिलने गए, तब भी उनकी मांगों को हल नहीं किया गया। आखिर में उन्होंने अपने टेंट को जला दिया। मैम देखिए, जो जहाँ पे सरकार बनी पिछली पीडीपी और बीजेपी की, जब ये सरकार नहीं बनी थी, हम भी उनके पास गए थे, और ठीक वहाँ कुछ बीजेपी के लोग गए थे कि जनाब हमें आप पावर में आने दो, हम ये करेंगे। वो लोग पावर में भी आए, सत्ता में भी आए। कर्मचारियों के हित के लिए फैसला वही कर सकता है जिसको अपना लालच ना हो। हमारे देश हित के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे फैसले लिए, बेहतरीन फैसले उन्होंने लिए कुछ देश हित के लिए।
आज हमारा देश कुछ कंट्रीज़ में गिना जाता है अगर, तो ये उनकी बदौलत है। लेकिन मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की तरफ आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर एक विभाग के अंदर कर्मचारी सड़कों में है। कोई भी 2017 से लेके 3 साल हो गए और उन लोगों को सारे आश्वासन देते रहे, हाँ जी अब हमें पावर में आने दो, सारे पावर में आए। और उनको जब पावर में आते हैं तो बोल जाते हमारे पास जी फंड्स की कमी नहीं है। जब पावर में नहीं होते हैं तब फंड कहाँ से आते हैं, तब बोलते हैं आने दो जी हमें पावर में। देखो झूठे आश्वासन। और मैंने पहले कहा कि जो लोग सत्ता में आते हैं, कोई अगर इंसान ये सोच लेके आए कि मैंने देश हित की सेवा करनी है, मैंने गरीब लोगों के लिए अच्छे प्लान करने हैं, मैंने कर्मचारियों के हित के लिए ठोस पॉलिसी बनानी है, वो कर सकते हैं, ही आर शी कैन डू। बट जब उनको अपना लालच आता है, चेयर पे बैठते हैं, उनको लगता है हमें तो कुर्सी मिली है, पता नहीं कब जाने वाली है, इसलिए हम लूट खसूट कर लेते हैं। और आप देखो हमारे देश में कितने मिनिस्टर्स, कितने ब्यूरोक्रेट्स करप्शन ऐसे चार्जेस में फंसे हैं। अगर ये करप्शन ना करें ये थोड़ी फंसते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें हैं, अगर ये चाहें ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भारत गुरुओं का देश है। जम्मू कश्मीर, भारत पूरा एक ये संस्कृति एक बहुत अच्छा देश है गुरुओं का, जहाँ गुरुओं की बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी पहले। लेकिन आजकल के गुरु की खाल, जैसे आपने कहा, 3 साल प्रोटेस्ट करने के बाद टेंट उन्होंने जला दिया। कितनी शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे, वो भी मोस्ट क्वालिफाइड, जिन्होंने अपना वक्त दिया अपनी ज़िंदगी के। एक स्कूल में जहाँ वो लेक्चर जाते थे ना, वहाँ जो परमानेंट लेक्चरर था उसको 90,000 1 लाख सैलरी मिलती थी, और इनको मिलता था वही 10-15 हज़ार 20 हज़ार। और उसके बावजूद वो कंटिन्यू नहीं किया, इनको निकाल दिया। इससे पता लगता है कि जो शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते हैं, शिक्षा में प्लान करने के लिए, शिक्षा में ठोस कानून लाने के लिए उनके पास कोई भी प्लान नहीं है। ठीक उसी तरह ये तो हम हैं रहबर तालीम लोग। 2000 में जब ये स्कीम चली, मात्र 1500 रुपये पे हम उस पहाड़ी इलाके में गए, जहाँ आपको बताऊँ मैडम, मैं जहाँ मवेशी भी नहीं जाते थे, उस जंगल में कोई अपने भेड़े लेके नहीं जाता था, डर लगता था उसको कि कहीं कोई खा नहीं जाए, कोई आ नहीं जाए जहाँ। और हमारे टीचर अपनी जान की परवाह ना करते हुए मात्र 1500 रुपये पे गए, और हमने 5 साल अपनी जवानी के दिए। और आज संघर्ष करके पिछले साल से हम स्टेट बजट में आए हैं, और बड़ी मुश्किल से हमें हर महीने सैलरी मिल रही है। नहीं तो 8, 10, 12 साल हमें सैलरी मिलती थी, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद बच्चे भी दुखी, परिवार भी दुखी, रिश्तेदार भी दुखी, घर वाले भी दुखी। रिश्तेदार तो ये भी सोचते थे कि ये टीचर हैं तो इनसे कुछ उधार मांगेंगे, तो उधार क्या मांग रहे हैं, हम तो 5 महीने से बिना वेतन के थे। और आप सोचिए, उसके बावजूद भी हम लोगों ने काम किया, और हम काम कर रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम संगठन बनाएंगे, हम सड़कों का सहारा लेंगे। लेकिन एक शिक्षक कि जानबूझ के जब आप उसको परेशान करोगे, जब उसको समय पे वेतन नहीं दोगे, जब आप उसकी फाइल्स को जानबूझ के रोक के रखोगे, तो कैसे, किस तरह से वो शिक्षक काम करेगा। आज आपने एक शिक्षक 550 रमसा टीचर की बात करें, अगर एक तरफ देश आज़ादी मना रहा था, एक तरफ उनको उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया, तो वो 500 सिर्फ 50 टीचर्स नहीं थे, उनके साथ उनकी फैमिली, माँ बाप, उनके बच्चे थे। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप गुरु का ध्यान रखें। आप अपनी किताबों में बड़े बड़े भाषण करते हैं, 15 अगस्त को हमारे लीडर भाषण करते हैं, सारे आज़ादी का देश बना रहे हैं जी, फलाने गुरु रहे थे। यार जो गुरु आपके प्रेजेंट टाइम में है, उनका जे हाल है, आप उनको निकाल रहे हो, और उनके घर वाले, मैंने पहले उनके बच्चे क्या सोचेंगे। और ये जो रमसा स्पेसिफिक टीचर्स हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, तैयार रहिए, आप आइए, हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है। इनकी कंटिन्यूशन होनी चाहिए, इनको कंटिन्यू करना चाहिए इनको, और कंटिन्यू के साथ साथ इनको जल्दी रेगुलाइज करना चाहिए इनको। इतने मोस्ट क्वालिफाइड 550 लोग हैं, क्या देश में, क्या जो MHRD डिपार्टमेंट है, जो HRD मिनिस्टर, क्या उनके पास पैसे की कमी है कोई? इनको कंटिन्यू करना चाहिए इनको। नहीं, अगर सवाल पूछे जाएं उनसे इनको लेकर कि इनकी सैलरी के बारे में, इनके फ़ंड्स के बारे में, तो कहा जाता है हमारे पास फ़ंड्स ही नहीं है, कि जो इनकी सैलरी रुकी हुई है, जब हमें पैसे आएंगे हम दे देंगे, यानी हमारे पास फ़ंड्स की कमी है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर जो हमारी UT है, इसमें फ़ंड्स की कमी है? मैम, हमारी UT अब केंद्र शासित प्रदेश, अब ये हमारे भारत देश के अंदर है, और भारत में पैसे की कोई कमी नहीं है। भारत के पास इतने रिसोर्सेज हैं, भारत के पास इतना पैसा। अगर हमारा देश, जहां हज़ारों ex-MLAs, ex-MPs को पेंशन दे रहा है, फ्री की पेंशन, एक हमारा राजनीतिक बंदा, अगर हमारा कोई साथी राजनीतिक दल का ex-MLA भी रहा, फिर MP भी रहा, 2-2 पेंशनें ले रहा है, उसको सुविधाएँ पूरी मिल रही हैं, पैसा नहीं जा रहा है, उसको क्या ज़रूरत है पैसा देने की? जब वो पावर में था, सत्ता में था, उसने सैलरी ली, मज़े सारे लिए, लूटे उसने, उसके लिए सुविधा मेडिकल की फ्री थी, उसके लिए आप देखो कैंटीन में कितनी, उधर दिल्ली में कितना फ्री इनको रोटी मिलती है, सब चीज़ें इनको मिली है। तो इतना पैसा भारत के, हमारे देश के पास है, और भी ज़्यादा रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा पैसा, लेकिन जानबूझ के ये देना नहीं चाहते, क्योंकि
ये नहीं चाहते कि हर एक बच्चा जम्मू कश्मीर का पढ़े, जिस सिस्टम को डिस्टर्ब ज़्यादा करना चाहते हैं। प्रोटेस्ट चलते रहें, हड़तालें होती रही, हम बिज़ी रहें। अगर प्लान करना चाहें, एक दिन में सारा प्लान हो सकता है, एक दिन में सारा प्लान हो सकता है। बुलाओ सिस्टम, हमें बढ़ाओ तंजीम के लोगों को, जो संगठन है। तो मुझे पता है मैम, डोडा पाउडर में, पुंछ में, हमारे पहाड़ी इलाकों रियासी में, गूल में, बसंतगढ़ में किस तरह से शिक्षा दी जाती है। अब जो एसी में लोग बैठते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उनको थोड़ी पता वहाँ कैसे शिक्षा देनी है। तंजीम के लोगों को भी बैठाना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए। पढ़े लिखे लोग जो हैं, जब कोई नेट करता है, डबल MA करता है, उन 2-4 लोगों को बुलाओ, उनको पूछो भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है, हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, किस तरह से हम बनाए। पैसा सारा कुछ इनके पास होता है, ये जानबूझ के नहीं करते हैं। जानबूझ के अगर ये करना चाहे, एक दिन में सारा हो सकता है। और हमारे शिक्षा विभाग के पास इतना पैसा है, अलग अलग तरह का पैसा आ रहा है, ग्रांट्स आ रही हैं स्कूल के लिए, हर तरफ पैसे की ऐसी कोई नहीं है, लेकिन ये जानबूझ के करना नहीं चाहते उनको। तो अगर अब इस पे बात की जाए, पेंशन स्कीम के बारे में बात की जाए, जबकि दिल्ली में ये है, तो अगर आप जम्मू कश्मीर यूटी में देखें तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं भेदभाव है इनके साथ? मैम, बहुत सारे राज्यों में न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, और इसका संगठन नेशनल लेवल पे नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट जो है वो काम कर रहा है, पूरे देश में काम कर रहा है। और पेंशन की जहाँ तक बात है, 1947 से हमारा जब देश याद हुआ, तब से, जब हमारा देश इतना विकसित, इतना पैसा नहीं था, तब पेंशन थी। अब जब देश एक अमीरी की तरफ बढ़ रहा है, देश विकसित हो रहा है, देश के पास सब कुछ अपना आ रहा है, तो पेंशन बंद कर दिया आपने अलग अलग राज्यों में। और एक कर्मचारी के पास क्या होता है, जब वो 30, 35, 40 वर्ष नौकरी करता है, तो उसके पास होता है कि ठीक है जी, अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे पेंशन मिलेगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, कुछ साथियों से मेरी बात हुई दिल्ली में और अलग अलग स्टेट्स में, वहाँ पे जो लोग रिटायर हुए न्यू पेंशन के स्कीम के तहत, उनको 1000 रुपये या 2000 रुपये पेंशन मिल रही है। सैलरी कितनी उनकी? 1 लाख सैलरी, जब रिटायर हुए तो 1 या 2000 पेंशन। ये न्यू पेंशन स्कीम ये है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इसको जल्दी से इनको रिस्टोर करना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर ये इतनी बेहतरीन है, अगर देखो, हम ये नहीं कहते कि आपने की है, क्योंकि अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी ही बेहतरीन है, तो फिर ये MPs, MLAs, MLCs के ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं है? फिर जो लोग सिस्टम में बैठे, सत्ता में, उन्होंने कहा भाई प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल किन के ऊपर करो जी? कर्मचारियों के ऊपर करो। वो बैठे वहाँ पे, हमारे ऊपर रहने दो जी, क्योंकि सत्ता में लोग बैठे। भेदभाव नहीं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, तो जो लोग सत्ता में बैठे, तभी तो सरकारें बदलती हैं। सरकारें क्यों बदलती हैं? एक बार आया जनाब हमारी सरकार आने, तो वो नहीं करते हैं, तो दूसरा बोलता है हमारी सरकारें बदल जाती हैं। अगर बेहतरीन काम करें, सरकारें बदले नहीं। सरकारें अगर ये इतनी ही बेहतर है, कल से ही कानून पास होना चाहिए कि MPs, MLAs भी न्यू पेंशन स्कीम है, हम अपनी डिमांड को बंद कर देंगे, हमें नहीं चाहिए OPS। अगर सभी MPs, सभी MLAs भी इसको इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, कौन सी? न्यू पेंशन स्कीम, तो हम OPS के कोई भी बेनिफिट लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि 1 साल सिर्फ अगर कोई MLA रहा, ओथ ले, जब वो हाउस का मेंबर बना, सरकार गिर भी गई, असम्बली डिज़ाल्व हो गई, वो पेंशन का हकदार हो, उसको पेंशन मिल गई 30-40-50 रुपये फ्री का। और जो कर्मचारी 30 साल 35 साल जिसने नौकरी की, उसको आपने कहा नहीं जी, इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम देखेंगे कि NPS कितनी, आपने उसके ऊपर करनी थी वो। जब ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जब ये इम्प्लीमेंट करना था जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर, किसी एक राज्य में कर्मचारियों के ऊपर भी करना था, लेकिन कर्मचारियों के साथ साथ सरकार के जो मंत्री थे, MLA थे, उनके ऊपर भी करना था। उनको भी कैसा महसूस होता जब उनके ऊपर भी NPS होती। वैसे अगर देखा जाए, पिछले 1 साल से सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में ही होते हैं। जब भी देखा जाए, गवर्नर बदल दिए जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत ही ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं, फिर उनको खुद ही SROs जैसे लाए जाते हैं, खुद ही हटा दिए जाते हैं। देखा जाए, जम्मू कश्मीर पिछले 1 साल से एक्सपेरिमेंटल ही है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर मैं इस बारे में तो ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम कर्मचारियों का एक संगठन लेके चल रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों के हित में कोई भी जो SRO है, जो कर्मचारियों के हित में आने वाले टाइम में, ये जो कंसोलिडेटेड, कंट्रेक्चुअल, लड़ाक, रहबरे, ये नहीं निकलने चाहिए। ये निकलेंगे, हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम संघर्ष ही कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से कहना चाहूँगा, जो सियासी परख भी रखते हैं और बहुत ही अच्छे एक सुलझे हुए लीडर हैं, और आज जहाँ के हमारे उपराज्यपाल हैं, कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप एक प्लान कीजिए, जितने भी लोग जो हैं, जो सड़कों में हैं, आप इन सबको बुलाइए, इनका डेलीगेशंस। अगर ये सड़कों में हैं, इनके 2-2 लोग बुलाइए, मीटिंग करिए इनसे। ये भी इसी राज्य के बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, इनको पूछिए भाई आप क्यों सड़कों में हैं, आप किसके लिए सड़कों में हो, आप कोई एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहे हैं, कोई चांद तारे तो नहीं मांग रहे हैं, हमें वो दे दो। इन लोगों को बुलाना चाहिए और उसका एक रेजोल्यूशन, सोल्यूशन निकालना चाहिए।
ताकि आने वाले टाइम में सड़कों का सहारा कर्मचारी ले ही ना सड़कों का सहारा। आज आप देख रहे हो हर एक विभाग का कर्मचारी सड़कों में है। क्यों? वही आपने कहा, आज अगर जहाँ पे कोई नए सरकार आती है, नए राज्यपाल आते हैं, थोड़ी देर जब जहाँ रुकते हैं चीज़ समझ आती है तो फिर दूसरे आ जाते हैं। तो शायद उनको समझने में, तो जो हमारे उपराज्यपाल जी आए हैं, ये बुलाएं सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को और बुला के मीटिंग करें, पूछें क्यों आज हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, मैंने आपको पहले कहा कि माँ बाप का बच्चा जब पढ़ता है ना, तो जब माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, ना जाने कहाँ से, सभी के पास पैसा नहीं होता है, ना जाने कहाँ से वो पैसा लाते हैं, ना जाने वो कहाँ से कर्ज लेके उसको 10th कराते हैं, 12th कराते हैं, डिग्री कराते हैं, डिप्लोमा कराते हैं, इंजीनियरिंग कराते हैं, डॉक्टर्स, और फिर क्या होता है जब नौकरी मिलती है साल के बाद निकाल देते हैं। तो क्या बीती है उन माँ बाप? ये देश सभी का है। इस देश के अंदर ऐसे ही कानून होने चाहिए कर्मचारियों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो कंटिन्यू हो, और सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। अगर NPS OPS 2 कानून है, हमारा एक ही अगर देश है, तो एक कानून सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए क्यों लगाना है अपने कंट्रेक्चुअल टीचर, क्यों लगाना है अपने कंसोलिडेटेड चीज़ें, क्यों लगाना है अपने डेली वेजर, क्यों लगाना है अपने नीड बेसिस, क्यों लगाना है अपने NYC? अगर आपके पास सारी सुविधा है, पब्लिक सर्विस कमीशन आपके पास है, SSR भी आपके पास है, आप उनके साथ प्लान करो, हमारे पास कितना कम लोगों को लगाओ, जितना आपसे काम हो सकता है उतना लगाओ, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को मेहरबानी करके ये मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि 2000 रुपये पे, 3000 रुपये पे, 4000 रुपये पे शोषण मत करो। नौजवान हमारे साथियों का, हमारी बहनों का, ये हमारा शोषण ऑलरेडी हुआ है। हमने तो 1500 रुपये पे काम किया है। 1000 रुपये पे हमारे AGS सेंटर में जो लोग लगे थे उनको मिलता था। 5 साल हमने 1500 रुपये पे काम किया। हमारा तो ऑलरेडी शोषण हुआ है, लेकिन मुझे लगता है हम लड़े हैं, फाइट किए हमने, लड़ के अब हम बड़े मजबूत हो गए हैं। 5 साल मैं जो आपको बताऊँ, 5 साल जो हम लड़े, फिर उसके बाद हम रेगुलाइज हुए, बड़ी मजबूती हो जाती है जब संघर्ष करके कोई चीज़ छीनी जाती है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर शीघ्र ही इन सभी कर्मचारियों की जायज़ मांगें हल नहीं हुई, तो जो कोरोना वायरस का पूरे देश प्रदेश और पूरी दुनिया में चल रहा है, भगवान करे, ऊपर वाला करे कि ये जल्दी ठीक हो। और जैसे ही ये ठीक होता है तो हम एक बैठक करेंगे पूरी जम्मू और कश्मीर का लगा, और एक संघर्ष करेंगे कि सभी हमारे जो कर्मचारी भाई हैं इनको हक और इंसाफ मिले। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो अभी 2020 में 34 सालों के बाद में कहते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये क्रांतिकारी, मतलब एक स्टेप है क्रांति का। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि पॉलिसीज़ तो आ गई है, पर अगर हम अपनी जम्मू कश्मीर UT की बात करें, इसमें अगर हम शिक्षकों की स्थिति देखें, यानी उनकी जगह देखें, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? पॉलिसीज़ तो आती हैं, बट जो हमारे देश का शिक्षक है, जिसको हम नेशन बिल्डर कहते हैं, उसी के साथ इतना भेदभाव हो रहा है, फिर ये पॉलिसी किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी? क्योंकि अगर स्कूल्स में पढ़ाएंगे वो तो हमारे टीचर्स ही पढ़ाएंगे। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, हमने कभी नहीं कहा कि हम इसका स्वागत नहीं करते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? शिक्षक। और शिक्षक को सिर्फ शिक्षा का काम देने दीजिए। जम्मू कश्मीर के शिक्षक का क्या हाल है? वो शिक्षा का काम दे रहे हैं। कहीं ऑफिस में क्लरिकल के लोग काम है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्लरिकल का काम कर रहे हैं। BLO का काम कर रहे हैं। किसी दफ्तर में कोई डाटा ऑपरेटर काम है, वहाँ काम कर रहे हैं। टीचर की मंशा नहीं होती है कि मुझे दफ्तर लगाओ, फोर्सली उसको लाया जाता है, आ जा, क्योंकि ऑर्डर आ जाता है, चलो जी आप ये काम करो। शिक्षक का काम सिर्फ शिक्षा देना है। शिक्षक को बिल्कुल एक जर्नल ऑर्डर निकलना चाहिए कि शिक्षक अगर दूसरी जगह कहीं अटैच होता है, जो ऑफिसर करता है, जो सरकारें करती है, सीधा सस्पेंड करना चाहिए, उनको टर्मिनेट करना चाहिए जो उनको करते हैं। लेकिन जब शिक्षक अलग अलग जगहों पर फंसा होगा, सेंसिस ड्यूटी कर रहे हैं, और शिक्षक अलग तरह की ड्यूटी, चावल उसने बांट रहे हैं, हर तरह की ड्यूटीज़, और फिर कंपैरिजन करते हैं गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का टीचर सिर्फ शिक्षा दे रहा है। वो सुबह जाता है, जितना उसका 6 घंटे टाइम है, उसका पीरियड है, उसने ना BLO का काम करना है, उसने ना सेंसिस का काम करना है, उसने कोई अलग तरह की ड्यूटी नहीं देनी है। लेकिन जो गवर्नमेंट टीचर है वो कागज़ों पे टीचर है, बट उसको बना दिया गया है, मैं कहूँ जैसे क्लरिकल होता है ना, जैसे अलग अलग तरह का काम करना। तो किस तरह से गुणवत्ता आएगी? और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जितने भी इसमें टीचर्स हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, आप पहले उनकी समस्याओं को देखिए, शीघ्र हल कीजिए। और जो मैं कहूँगा कि जो शिक्षक नहीं पढ़ाता, आपको ठीक नहीं लगता, आप उसके खिलाफ एक्शन कीजिए, हम ये भी, लेकिन आप उसको जो उसको देना चाहिए, जो उसका हक है, पहले वो तो दीजिए आप उसको। आप वो नहीं दे पा रहे हैं उसको। जब हमारा टीचर, आपने एक नौकरी कर रहा है, उसको 5 महीने से सैलरी नहीं, हमारे शिक्षकों की 10-10 महीने से सैलरी नहीं, हमारे शिक्षकों का बकाया वेतन बड़ा पेंडिंग है। हमारे शिक्षक ग्रेड 2 और ग्रेड 2 में लाए, कईयों की फाइलें 2-2 सालों से दफ्तरों में पड़ी हुई, कोई पूछने वाला नहीं। सर्विस बुक्स बनी है नहीं बनी है कोई पता नहीं। तो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, मैं कहता हूं कि शिक्षक को ऑफिस में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े।
वेल प्लान। शिक्षक को ऑनलाइन उसके पास, जैसे ऑफिस से आता ऑनलाइन, हाँ जी ये डाक हमें दे दो जी, तो उसको ऑनलाइन आना चाहिए, आपका काम हो गया, आपकी सर्विस बुक बन गई। ऑफिस में जाता है सर्विस बुक दिखाते नहीं उसको, जब ऑफिस का कोई काम हो तो वो 1 मिनट में, लेकिन जब टीचर का कोई काम हो वो दिखाते नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है, आप टीचर को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का काम करने दीजिए। बाकी सभी जितनी तरह अलग तरह की जो ड्यूटीज़ हैं सब ड्यूटी से एग्जाम्प्ट कीजिए इनको, कोई भी काम। और आप 8 से लेके 2 के बजाय 8 से लेके 5 बजे तक काम लीजिए। मैं कहता हूँ संडे को भी काम लीजिए, नहीं दीजिए हमें छुट्टी संडे को, 4 संडे होते हैं, 2 संडे को छुट्टी, 2 को नहीं, काम लीजिए हमसे, लेकिन प्लानिंग के साथ। आपका टीचर जा रहा है स्कूल में, वो परेशान है, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, मुझे निकाल देंगे, मुझे क्या होगा, जब ही आर शी इज़ नॉट मेंटली फिट, देन हाउ इज इट पॉसिबल ही आर शी कैन टीच द स्टूडेंट्स विद द प्रॉपर वे, कैसे पढ़ाएगा? ये सोचने वाली चीज़ें हैं। तो लिहाजा आपने बहुत अच्छी ये बात कही कि लेकिन इसमें शिक्षक जो है वो सबसे पहले मेंटली फिट होना चाहिए, उसको हर तरह की चीज़ जो उसका बेसिक राइट है वो मिलना चाहिए, नहीं तो वो शिक्षा बेहतर नहीं दे पाएगा। अभी न्यूली आप प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के, तो आप अपनी तरफ से सारे जैसे टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रमसा वाले हो गए, 10+2 हो गए, हमारे रहबरे खेल के हो गए, आप किस तरह से उनको मैसेज देंगे कि आप उनके साथ खड़े हैं और उनके राइट्स के लिए आप फाइट करेंगे? मैं सबसे पहले तो इलेक्ट मुझे जो किया है आज ही, हमारे जोनल जो रिप्रेजेंटेटिव थे जम्मू कश्मीर में, हमारी जो फोरम थी जम्मू में RET, हमारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीज़न के हमारे सारे जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे जहाँ पे पवन वर्मा जी, और हमारे जो कश्मीर में जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, ऑलरेडी टीचर एसोसिएशन कश्मीर के नाम से चल रही थी, इन सभी ने जो जिम्मेदारी एक रेजोल्यूशन डाल के, मुझे तो कल ही इन्होंने बताया कि हमने एक रेजोल्यूशन डाला है, वो कापी भी मेरे पास थी, इधर शायद गाड़ी में पड़ी होगी, कल ही मुझे बताया, तो आज अनाउंसमेंट हुई है। सबसे पहले मैं सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे ऊपर उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है। मैं सभी को ये श्योर करना चाहूँगा कि हम 2 चीज़ों के लिए लड़ेंगे, हमारी फाइट जो है वो 2 चीज़ों के लिए होगी। पहली हमारी फाइट होगी कि सभी कर्मचारी, सभी शिक्षक, हम बेहतर से बेहतर बच्चों को शिक्षा दें, गुणवत्ता दें। अगर हमें एक हमें स्टेटस मिला है टीचर का, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो RET है, 3rd टीचर है, नॉर्मल है, टीचर है, लेक्चरर, मास्टर है, कोई भी है, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी के हमें सैलरी नहीं मिल रही है, वो हमारा दूसरा इशू है, हमारे इशू, लेकिन जब हमें ये स्टेटस मिला तो हम बेहतर से बेहतर काम जो है वो अपना करें। और सेकेंडली जो है दूसरा, कि जब हमारी जो जायज़ डिमांड्स जो हमारी हैं, जो जायज़ हमारी मांगे हैं, अगर वो जैसे आपने बात की स्पेसिफिक रमसा टीचर्स की, हमारे फिज़िकल टीचर्स की, हमारे ग्रेड 2, ग्रेड 3 बाकी टीचर्स की, इनकी जायज़ मांगे, मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इसको, LG एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी इनके ऊपर गौर करे और इनका समाधान हो। अगर नहीं तो मैं हर एक टीचर के साथ खड़ा हूँ, और जो भी संघर्ष जो है, जो भी संघर्ष शिक्षकों की मांगों के लिए करना पड़ेगा वो हम करेंगे, और शिक्षकों को हक और इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के बैनर तले की जाएगी। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको प्रेसिडेंट चुना गया जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे खास बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ भूपिंदर सिंह जी, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के। जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये शिक्षक हैं, ये प्रोटेस्ट करने पे यकीन नहीं रखते हैं, ये संघर्ष करने पे यकीन रखते हैं, तो ये संघर्ष करेंगे और भी जो भी इनके साथ टीचर्स हैं ये उनकी मांगों को लेकर खड़े रहेंगे। और इनका यही कहना है कि ये जो हमारी शिक्षा है ये उसी पर ध्यान देंगे, सबको निष्पक्ष शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिए कहा गया। तो हम भी यही चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो इनके मिशन और विज़न है उस पर ये कामयाब हो। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑफ